तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की MCQ प्रैक्टिस सीरीज़ को। आज का पहला क्वेश्चन है जो हमने आज एक और सेशन किया था, उसमें आखिरी क्वेश्चन था, वो स्क्रीन में अच्छे से शो नहीं हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन को हम फिर से आज करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 2010 भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान की संगति की अधिनियमित किया गया है। तो इसको आर्टिकल नंबर 21 के ऊपर बेस्ड बनाया गया है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो आर्टिकल नंबर 21, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट कंस्ट्रूड एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21, उसके अंदर ही नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को उस पर बेस करके हमने ये ट्राइब्यूनल बनाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान का विचार करना है। तो पहला है कि सिक्योरिंग फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें पूछ रहे हैं कि उनमें से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इंटेलेक्चुअल एंड लिबरल में आ जाता है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, ग्राम पंचायत वाला गांधीयन है। कॉटेज इंडस्ट्री यानी कुटीर उद्योगों को वाला भी गांधीयन है। और चौथा है, सभी श्रमिकों के लिए पर्याप्त अवकाश एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना। तो ये सोशलिस्ट में आता है, सामाजिक में आता है, ठीक है। तो 2 और 3 होगा गांधीयन में, ठीक है। और इस चैनल में मैंने ऑलरेडी DPSPs को बहुत ही डिटेल में समझाया है, इसके जितने भी टाइप्स होते हैं उनको भी समझाया, ट्रिक्स भी समझाई हैं कि कैसे हम इनको याद कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन DPSPs को पढ़ सकते हैं और अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में संघीय क्षेत्रों पर का प्रतिनिधित्व नहीं होता, इनमें से कौन सा सही है, कहा है। कह रहा है यूनियन टेरिटरीज और नॉट रिप्रेजेंटेटेड इन राज्यसभा, तो ये गलत है। ये दिल्ली की और पौंडीचेरी की तो राज्यसभा में सीट्स हैं, इसलिए ये गलत हो जाता है। दूसरा है, चुनावी विवादों के वाद निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आता है। इट इज़ within the purview of Chief Election Commissioner to educate the election disputes। तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है मामला। इलेक्शन को लेकर कोई डिस्प्यूट अगर आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास में जाती है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। तीसरा है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद केवल लोकसभा तथा राज्यसभा को मिलाकर बनी है, तो ये भी गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाए? क्योंकि संसद, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट को मिला के बनती है। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला है, भारतीय कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कहता है, उपभोक्ता खाद्य परीक्षण के लिए नमूना प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं, तो ये बात सच है। कंज्यूमर्स आर एम्पावर्ड टू टेक सैंपल्स फॉर द फूड टेस्टिंग, कंज्यूमर फूड टेस्टिंग के लिए सैंपल लेकर के टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है, यदि कोई उपभोक्ता किसी उपभोक्ता फोरम में शिकायत दायर करता है उसके लिए कोई शुल्क दे नहीं है, तो ये गलत है। When a consumer files a complaint in any consumer forum, no fees is required to be paid। फीस होती है, कंज्यूमर के लिए फ़ीस होती है। अगर वो कोई भी कंप्लेंट डालने वाला है कंज्यूमर फोरम में तो उसके लिए फ़ीस ज़रूर होती है, वो फीलेस नहीं है। थर्ड है कि किसी उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति में उसका कानूनी उत्तराधिकारी की तरफ से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दायर कर सकता है, तो ये सही है। 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कहता है, वह राष्ट्रपति की इच्छा पर अपना कार्यभार संभालते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति से उनका कोई मतलब नहीं होता, वो लोकसभा के मेंबर सेलेक्ट करते हैं और मेंबर्स ही उनको हटाते हैं। प्रेसिडेंट की प्लेजर में वो काम नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा है, चुनाव के समय उसका सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं, किंतु चुनाव की तिथि से 6 महीने के अंदर, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि ये कंडीशन मिनिस्टर्स के लिए होती है। स्पीकर के लिए जो मेंबर होगा लोकसभा का उनको ही सिर्फ स्पीकर बनाया जा सकता है। स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड कहता है, अगर वह त्याग पत्र देना चाहता है तो उसका त्याग पत्र वह उप लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित कर सकते हैं, तो ये सही है। स्पीकर अपना
रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो भारत सरकार तथा ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, पर फिर मैं आपको एक बार रिपीट करा देती हूँ कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में स्टेट वर्सेस सेंटर, स्टेट वर्सेस स्टेट कि कोई भी डिस्प्यूट चल रहे हैं तो वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, इसलिए इसमें 1 और 4 ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है? तो 1919 के जो भी एक्ट्स थे वो मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पे मैंने कराए हुए हैं। आप प्लीज़ जा कर के उन एक्ट्स को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उनमें बेस्ड क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं और बदल बदल के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1919 को लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला है कि इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टरी इन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। तो 1919 में प्रांतों में, प्रोविंसेस में डायरेक्टरी डाली गई थी। ठीक है, डायरेक्टरी आई थी। और मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन मसंदल, तो ये गलत है। ठीक है, मंदसल ये गलत है, क्योंकि कम्युनल इलेक्टोरेट तो 1909 से आया था। तीसरा है डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर, केंद्र द्वारा प्रांतों को अधिकारों का प्रतिनिधान। तो 1 और 3 सही है। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो सेंटर की होती थी उसको डिवोल्यूशन उसका किया गया था। और 1st और 3rd सही है, 2nd गलत है। अगला है, भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो राज्यसभा के पास में भी कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। तो वो है टू पास अ रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट। आपको पता है हमारे पास में फेडरल लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। उन लिस्ट में से स्टेट लिस्ट में अगर किसी मुद्दे पर, किसी मैटर पर लॉ बनाना है तो राज्यसभा पार्लियामेंट से कह सकता है कि आप इस मैटर पे लॉ बनाइए, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के निम्नलिखित में से कौन से तरीके प्रचलित हैं? ठीक है, मेथड ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, तो पहला है संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना। ठीक है, तो ये सही है। प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास में पूरा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। दूसरा है कि विनियोग विधेयक के पारित होने के पश्चात ही कंसोलिडेटेड फंड की राशि से निकासी करना, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएट बिल। जब तक अप्रोप्रिएट बिल पास नहीं हो जाता तब तक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी विड्रॉ नहीं हो सकता, तो दूसरा सही है। तीसरा है पूरक अनुदानों तथा लेखा मतों संबंधी प्रावधान। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट एंड वोट ऑन अकाउंट, तीसरा भी स्टेटमेंट सही हो जाता है। चौथा है संसदीय बजट कार्यालय द्वारा वृहत अर्थशास्त्रीय पूर्व सूचना तथा व्यय के विरुद्ध सरकार के कार्यक्रम का सर्वाधिक अथवा कम से कम वर्ष मध्य समीक्षा, अ पीरियोडिक और एट लीस्ट अ मिड ईयर रिव्यू ऑफ प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट अगेंस्ट मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड एक्सपेंडिचर बाय पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस। तो ये गलत है, ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं होता है। ठीक है, 5th वाला पढ़ते हैं, संसद में वित्तीय विधेयक की प्रस्तुति, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल बिल इन द पार्लियामेंट, तो ये सही हो जाता है क्योंकि पार्लियामेंट में ही हम फाइनेंशियल बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें 4th स्टेटमेंट गलत है, 1, 2, 3 और 5 सही हो जाता है। तो इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, रोज़ हम एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस को करते हैं और आप इसको पॉज करके क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब भी आप पॉलिटी पढ़िए तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए, और अगर आप इन क्वेश्चंस की PDF चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और ये PDF को आप ले सकते हैं फॉर योर फाइनल रिवीजन, क्योंकि ये PDFs बहुत ही हैंडी हैं
आप एक बार ये PDF ले करके इनको रिवीजन के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं और आपका फाइनल रिवीजन बहुत ही कंसोलिडेटेड हो जाएगा। आपकी सारे ही स्टडी मटेरियल एक ही जगह पर कंसोलिडेटेड रहेंगे, जिससे आपको रिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे।